हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है ये दो अलग अलग क्लासों के लिए है। यदि आप +2 के स्टूडेंट्स हैं तब भी आपके लिए है, और यदि आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए है। यानी कि आज के टॉपिक का नाम है सिंथेटिक पॉलीमर। ये यूं कह दीजिए कि सिर्फ पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद समझना शुरू करेंगे। पॉली का मतलब होता है बहुत, और मर का मतलब होता है पार्ट। किसी एक चीज के जब बहुत सारे पार्ट आपस में एक साथ जुड़ जाए तो उसे पॉलीमर कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई प्लास्टिक है, तो वह प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों से मिल करके बने होंगे। या मान लीजिए कि पॉलिस्टर है, तो यहां पर भी कुछ एक जैसे या अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में, मॉलिक्यूल आपस में मिल करके बने होंगे, तो उसे कहा जाता है पॉलीमर। अब पॉलीमर को हम लोग यहां पर दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। नंबर 1 में एक तो होता है होमोपॉलीमर। अब होमो का मतलब होता है एक जैसा। यदि कोई ऐसा पॉलीमर जिसमें कि एक ही टाइप के मोनोमर हो, चाहे जितने भी मोनोमर हो, वो सब के सब एक ही टाइप के मोनोमर हो, तो उसे कहा जाता है होमोपॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत ही कॉमन नाम ले लेते हैं। पीवीसी का आपने नाम सुना होगा, पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो वास्तव में क्या होता है कि विनाइल क्लोराइड नाम का मॉलिक्यूल होता है। जब बहुत सारे विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और वह एक लंबा चेन बना लेता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो अब वह कहलाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसी तरीके से पॉलीथीन, जो डेली हम लोग यूज करते हैं बैग के रूप में, तो ये जो पॉलीथीन है, इसमें बहुत सारे एथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। चाहे वह एक चेन में जुड़ जाए या फिर वह ब्रांच में जुड़ जाए, वहां पर एडिशन होता है। जब बहुत सारे एथीन का एडिशन होता है तो फिर वह बनाता है पॉलीथीन। ये समझ में आ गया होमोपॉलीमर क्या है। दूसरा होता है कोपॉलीमर। कोपॉलीमर का मतलब होता है कि सच टाइप ऑफ पॉलीमर इट इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर। यानी कि ऐसा पॉलीमर जिसमें कि एक से अधिक तरह के मोनोमर आपस में जुड़े हुए हों। अब जैसे मान लीजिए कि नायलॉन का आपने नाम सुना होगा। वास्तव में नायलॉन में दो ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं। एक होता है एडिपिक एसिड और दूसरा होता है हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। तो यहां पर क्या हो गया, एक से ज्यादा तरह के मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं, इसे कहा जाता है कोपॉलीमर। यदि आप पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करें, आपने 12th में आपने पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अलग अलग तरीके से इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। आइए हम लोग यहां पर पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है,
आप अपने घर में आप अपने बुक को ओपन कर लेंगे, नोटबुक अपने साथ में रखेंगे। आप दो कॉलम बनाएंगे इस तरीके का। एक ये कॉलम हो गया, दूसरा ये कॉलम हुआ। एक कॉलम में आप लिखेंगे पॉलीमर, जो मैंने यहां पर लिख रखा है, और दूसरे कॉलम में आप रखेंगे मोनोमर। अब यहां पर मैंने लिखा है पॉलीथीन, तो यदि यहां से पॉली को हटा दिया जाए तो क्या बनता है? एथीन बनता है। और ये एथीन का फॉर्मूला आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एथीन का फॉर्मूला आपको किस तरीके से याद रखना है? आप यहां पर याद रखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, ठीक है। तो ये हो गया पॉलीमर और ये हुआ मोनोमर। दूसरा है पॉलीप्रोपीन। तो पॉली को यहां से हटाते हैं तो क्या मिलता है? पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन, तो पॉली को आप रिमूव करते तो आपको मिलता है प्रोपीन। तो ये हो गया प्रोपीन। अब प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो ये जितने भी आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ A to Z याद हो जाएगा, बशर्ते कि आपको एथीन का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं इसी तरीके से आपको याद रखना है। आपको यहां पर याद रखना है CH2 और इसका एक बॉन्ड आपने यहां पर फ्री कर दिया, क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हुआ और एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हुआ। और यहां पर आप लगाते हैं CH3, सॉरी, इस तरीके से आपको यहां से एक हाइड्रोजन हटाना है, याद रखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हुआ एथीन। अब एथीन की हेल्प से हमने सभी फॉर्मूले याद रखने हैं। अब यदि प्रोपीन है तो प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, यानी कि इसका जो मोनोमर है इसके फॉर्मूले में 3 कार्बन होंगे। तो आपको क्या करना है कि इन दो में से किसी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन हटाना है। जैसे यहां से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया तो इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ। जो बॉन्ड फ्री हुआ आप यहां पर CH3 लगा देते हैं। ये फॉर्मूला हो गया प्रोपीन का। और जब ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो वह कहलाएगा पॉलीप्रोपीन। ठीक उसी तरीके से जो यहां पर पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसके मोनोमर का नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। इसके मोनोमर का नाम क्या होगा? विनाइल क्लोराइड। अब विनाइल क्लोराइड का नाम, फॉर्मूला, यहां पर आपने CH2 लिखा, डबल बॉन्ड CH, जो यहां से एक हाइड्रोजन हटा था ये बॉन्ड फ्री है। अब इसके नाम को जरा ध्यान से सुनिए। इसके नाम में क्लोराइड आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि जो CH3 था यहां पर क्या लगा देंगे? Cl, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। और यदि यहां पर CH3 है तो यह प्रोपीन हो जाएगा। उसी तरीके से पॉलीस्टाइरीन, तो पॉलीस्टाइरीन के मोनोमर का नाम हो गया एस्टाइरीन। केवल ये पोर्शन एस्टाइरीन हो गया। तो याद रहे पॉलीस्टाइरीन का के मोनोमर का नाम पॉलीस्टाइरीन होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
यहां पर CH2 पहले की तरह, डबल बॉन्ड CH, और अब Cl के जगह पर यदि बेंजीन रिंग लगा देते हैं, यदि बेंजीन रिंग लगा देते हैं, तो अब यह बन गया स्टाइरिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले मैं आपको सबों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊंगा। ये वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन 1.5 से 2 घंटे के अंदर ये चैप्टर आपके दिमाग में प्रिंट कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। तो पॉलीथीन के मोनोमर का नाम हुआ एथीन, इसका फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको याद रखना है। ऐसे लिखने के लिए तो आप C2H4 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद यहां पर पॉलीप्रोपीन था, पॉलीप्रोपीन के मोनोमर का नाम हो गया प्रोपीन। प्रोपीन में 3 कार्बन होते हैं, तो यहां से आपने एक हाइड्रोजन हटाया, एक बॉन्ड फ्री हुआ, और यहां पर आपने CH3 लगाया। पॉलीविनाइल क्लोराइड के मोनोमर का नाम विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड में आप इस CH3 के जगह पर Cl लगाएंगे, यह बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। पॉलीस्ट्रीन, इसके मोनोमर का नाम एस्ट्रीन हुआ। यदि क्लोरीन के जगह पर बेंजीन रिंग लगा देते हैं, तो यह फॉर्मूला बन जाता है स्टाइरिन का फॉर्मूला। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे हम लोग बात करते हैं अब जो आपके पास पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, तो इसके मोनोमर का नाम हो जाएगा एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होगा? पहले की तरह CH2 डबल बॉन्ड CH, और जहां पर बेंजीन रिंग लगा था, जहां पर बेंजीन रिंग लगा था, वहां पर आप CN लगा देंगे। अब यह बन गया, क्योंकि जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CN को नाइट्राइल कहा जाता है, तो यहां पर यह बन गया एक्राइलोनाइट्राइल, यह बन गया एक्राइलोनाइट्राइल। उसके बाद पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, तो इसके मोनोमर का नाम हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन। अब देखिए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन के मोनोमर का नाम टेट्राफ्लोरोएथीन। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इन है इसलिए डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन टेट्राफ्लोरो है, टेट्रा का मतलब 4, फ्लोरो का मतलब फ्लोरीन, यानी कि यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होंगे, यहां पर कार्बन के साथ फ्लोरीन होंगे। तो यहां पर इसका फॉर्मूला बनता है C डबल बॉन्ड C, और 2 फ्लोरीन यहां पर और 2 फ्लोरीन यहां पर। यह इसी बात को आप इस तरीके से लिख सकते हैं CF2 CF2। तो यह हुआ पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं जो चीज ना समझ में आए, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप उसे दोबारा सुनेंगे। अब यहां पर है पॉलीविनाइल एसीटेट। देखिए यहां पर विनाइल एसीटेट इसके मोनोमर का नाम है। अब जो यहां पर विनाइल एसीटेट है, तो आपको यहां पर पता है कि यदि जहां पर एसीटेट होता है, तो एसीटेट के लिए यहां पर एसीटेट ग्रुप होने चाहिए, तो कंसेप्ट वही रहेगा।
साइंस पढ़ने के लिए आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने हिसाब से पैटर्न तैयार नहीं करेंगे, अपने माइंड के हिसाब से, भगवान ने सबों का दिमाग अलग अलग दिया है, किसी भी चीज को याद रखने का सबों का तरीका अपना अलग अलग होता है। तो बात कर रहे हैं विनाइल एसीटेट, यानी कि यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH। अब यहां पर क्या लगेगा, क्योंकि मेन तो यही है कि यहां पर आप ग्रुप बदलते जाएंगे, मोनोमर का नाम बदलता जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है C डबल बॉन्ड O और O। अब इसके साथ CH3 लगा दीजिए, CH3। तो अब इसका नाम हो गया, इसकी वजह से विनाइलिक कार्बन के ऊपर एसीटेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसे कहा जाएगा विनाइल एसीटेट। इसे क्या कहेंगे, विनाइल एसीटेट। तो विनाइल एसीटेट का फॉर्मूला आपको याद हो गया। मोस्टली क्या होता है कि इसके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे बोलते हैं कि जी मुझे प्रिपरेशन याद नहीं होता है। प्रॉब्लम वहां पर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है कि उसको फॉर्मूला ही याद नहीं है। अब इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद किए जाए, तो ये आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं। यदि आप BSc के स्टूडेंट हैं तो इतने आप मैच्योर हो गए हैं कि आप इसको अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यदि आप +2 के स्टूडेंट्स हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप इसको मेमोराइज करें। तो पॉलीविनाइल एसीटेट। अब बात करेंगे पॉलीइथाइल एक्राइलेट। उसी तरीके से इसके मोनोमर का नाम हो जाएगा इथाइल एक्राइलेट। तो यहां पर क्या होगा, इसके जगह पर कुछ और लग जाएगा और यह बन जाएगा इथाइल एक्राइलेट। यदि आपने यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके जगह पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर इथाइल है इसलिए यहां पर आप CH3 लगा दे, सॉरी C2H5 लगा दे। तो यदि यहां पर CH3 था तो एसीटेट, और यदि यहां पर C2H5 है तो इथाइल एक्राइलेट। ये था विनाइल एक्राइलेट एसीटेट और ये है इथाइल एक्राइलेट। बस ये ध्यान रखना है कि केवल ये वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। अब आपके पास है पॉलीमिथाइल मिथाएक्राइलेट। ये जो मैंने मिटाया इसको थोड़ा इसके साथ लिख देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH COO CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको देकर के ये आपने लिखा और इसी को देकर के यहां पर लिखेंगे CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड C। अब यहां पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड COO और CH3। देखिए चूंकि ये ग्रुप जो है और यहां पर भी लगाएंगे CH3, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाता है मिथाइल मिथाक्राइलेट।
एक्राइलेट, मिथाइल मिथ एक्राइलेट। तो ये थोड़ी सावधानी से आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो कहां पर क्या है। तो अब ये बात आप और जानिए, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, ऑन द basis of mode of polymerization is mainly two types, addition polymer and condensation polymer। ये जितने भी मैंने बताए ये सब के सब एडिशन पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। और आपको याद कैसे रहेगा कि ये सभी एडिशन पॉलीमर के अंदर आते हैं। तो जिसके फॉर्मूले में आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए, चाहे एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, वहां पर जनरली एडिशन ही होता है, उसमें से कुछ एलिमिनेट नहीं होते हैं। इसलिए जितने भी एग्जांपल्स थे ये सब के सब एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल थे। ठीक है, अब जो हम लोग यहां पर ये पढ़ने जा रहे हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल हैं, क्योंकि इसके जो मोनोमर है इसके किसी भी मोनोमर में डबल बॉन्ड ओपन चेन के केस में नहीं है। रिंग में हो सकता है लेकिन ओपन चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। तो अब चलते इधर, अब यहां पर देख लीजिए, डेक्रोन एक पॉलीमर है, डेक्रोन एक पॉलीमर है। डेक्रोन एक पॉलीमर है, इसी डेक्रोन को टेरिलीन भी बोलते हैं, इसी डेक्रोन को टेरिलीन भी कहा जाता है। और इसके दो मोनोमर हैं, जबकि इससे पहले जो आपने पढ़ा इन सबों का एक ही मोनोमर था, एक टाइप के मोनोमर थे, लेकिन इसमें दो अलग अलग टाइप के मोनोमर हैं। एक है यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल और दूसरा है डाइमिथाइल टेरेप्थेलिक एसिड। देखिए यहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथ का मतलब यहां पर दो कार्बन होंगे, और ग्लाइकोल तभी कहलाता है जब लगातार दो कार्बन के ऊपर OH ग्रुप हो। एक OH यहां पर है और एक OH यहां पर है, और कार्बन की मेनली 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। यदि बॉन्ड पूरे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो वहां पर जितने बॉन्ड्स की कमी हो उतने आप हाइड्रोजन लगा दें। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आपने यहां पर लगाया और 2 हाइड्रोजन आपने यहां पर लगाया। तो इस बात को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, CH2 CH2 OH OH। देखिए ये CH2 हो गया, इसके साथ ये OH, फिर ये CH2 और इसके साथ OH। ये हुआ इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला। अब यहां पर हम लोग दूसरा टेरेप्थेलिक एसिड, देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, इसके पहले नंबर पर और चौथे नंबर पर, इसके पहले नंबर पर और चौथे नंबर पर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे कहा जाता है टेरेप्थेलिक एसिड। मैं यहां पर COOH लिख दूं और यहां पर भी COOH लिख दूं, तो सिर्फ इतना सा पोर्शन हो गया
टेरेप्थेलिक एसिड। लेकिन यहां पर सिर्फ टेरेप्थेलिक एसिड नहीं है, यहां पर जो इसका नाम दिया गया है डाइमिथाइल टेरेप्थेलिक एसिड। तो डाइमिथाइल का मतलब कि इस H की जगह पर CH3 होंगे और इस H की जगह पर भी CH3 होंगे। तो अब इसका नाम हो गया डाई मिथाइल टेरेप्थेलिक एसिड। ठीक है, तो चाहे डेक्रोन हो या ट्रेनलिन हो, इसके दो मोनोमर, एक हुआ इथाइलिन ग्लाइकॉल और दूसरा हो गया डाइमिथाइल टेरेप्थेलिक एसिड। और जहां भी आपको दो अलग अलग तरह के मोनोमर नजर आ जाए और इन मोनोमर में कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नजर ना आए तो समझ जाइए कि यहां पर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। देखिए कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इन दोनों को मिलने पर कोई एक छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे वाटर, HCl, HCl, अमोनिया, ऐसे कोई छोटे मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। जहां भी कंडेंसेशन वर्ड यूज होता है तो कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि वहां से कुछ बाहर निकला है। ठीक है, ये टर्म्स आपको समझने होंगे कि कहां पर कंडेंसेशन टर्म यूज किया जाता है और यदि कहीं पर यूज किया जाता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। अब आगे ग्लैक्टल। ग्लैक्टल के भी दो मोनोमर, इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि जो आपने अभी ये पढ़ा, और दूसरा यहां पर थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड में क्या होगा, यहां पर बेंजीन रिंग होंगे, बेंजीन रिंग होंगे। लेकिन जैसे ये फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर पर ये ग्रुप था, लेकिन थैलिक एसिड में क्या होता है, यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर होगा। ऐसे यदि आप BSc के हैं तो आपको परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यदि आप +2 के हैं और +1 में आपने ढंग से पढ़ लिया होगा तो आपको भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यदि आपने +1 में ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो चाहे आप MSc के स्टूडेंट हो, आपको तो परेशानी होगी ही होगी। थैलिक एसिड का मतलब ये, थैलिक एसिड यहाँ पर PH साइलेंट रहता है। थैलिक एसिड का मतलब है कि बेंजीन रिंग के पहले और दूसरे पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंट होना। अब इसमें से आप कहीं भी फिंगर रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर है, इनमें से कहीं भी आप COOH लगा दें तो ये फर्स्ट कार्बन माना जाएगा। इसके बाद यदि आप यहां पर लगाते हैं तो इसके रेस्पेक्ट में ये सेकंड माना जाएगा, यदि आपने यहां पर लगा दिया तो इसके रेस्पेक्ट में यह भी सेकंड ही माना जाएगा। तो आपने यहां पर COOH लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा, थैलिक एसिड। ठीक है, तो ग्लैक्टल के दोनों मोनोमर्स आप समझ गए, फॉर्मूला को याद हो गया। अब बात करते हैं यहां पर पॉलीएमाइड। एक्चुअली पॉलीएमाइड क्या होता है, एक तरीके का फाइबर होता है। याद रहे डेक्रोन भी फाइबर है, रेशा है, पॉलिस्टर जिसको कहते हैं, ग्लैक्टल भी रेशा है, फाइबर है। देखिए यूज कैसे याद होगा भाई, रेशे का क्या काम होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, रस्सी बनाने में यूज होते हैं। तो ये आपको नेचर यदि आप जान गए कि भाई ये क्या चीज है, तो ये जितने भी मैंने लिखे हैं ऑल आर फाइबर्स, और इससे पहले जो मैंने लिखे थे ये सब के सब प्लास्टिक थे। ये जो मैंने पहले लिखे थे वो सब के सब प्लास्टिक है। तो अब सभी प्लास्टिक के काम आपको याद होने चाहिए कि भाई प्लास्टिक से हम क्या क्या बना सकते हैं। प्लास्टिक से चेयर बना लेते हैं, कंघा बना लेते हैं, पानी का टंकी बना लेते हैं, पाइप बनाते हैं, और रेशे से क्या बनाते हैं, धागे तैयार करते हैं, ऊन तैयार करते हैं।
पैराशूट की रस्सी बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, जुराब बनाते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, याद हो जाएगा। साथ के साथ आपको यूज भी मैं आपको याद करवा रहा हूं, और सिर्फ 2 ही रिएक्शन बताऊंगा, पूरे का रिएक्शन आपको टिप्स पर याद हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पॉलीएमाइड, यानी कि इसमें बहुत सारे एमाइड ग्रुप होते हैं। एक्चुअली एमाइड क्या होता है, चलिए इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं पहले। तो यहां पर देख लीजिए, जो यहां पर मैं एमाइड के बारे में बताने जा रहा था, एमाइड वास्तव में यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर NH, इस ग्रुप को एमाइड कहते हैं। अब ऐसे ऐसे ग्रुप जब बहुत सारे किसी मॉलिक्यूल में होंगे तो वही क्या कहलाएगा, पॉलीएमाइड कहलाएगा। अब ये पॉलीएमाइड 3 तरह के अपने सिलेबस में, चाहे बीएससी हो या +2 हो, जनरली ऐसे नायलॉन 2 भी होते हैं। मैं यहां पर नायलॉन 6,6, नायलॉन 6 और नायलॉन 6,10 के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए 6,6 का मतलब कि इसके 2 मोनोमर्स हैं और दोनों मोनोमर्स के पास 6 कार्बन एटॉम्स हैं, इसलिए इसे नायलॉन 6,6 कहा जाता है। यहां पर नायलॉन 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एक ही मोनोमर है, और इसका जो एक मोनोमर है उस मोनोमर के पास भी 6 कार्बन है, इसलिए इसे नायलॉन 6 कहते हैं। और यहां पर जो नायलॉन 6,10 लिखा हुआ है, तो यहां पर 2 नंबर हैं अलग अलग, इसका मतलब यहां भी 2 अलग अलग मोनोमर्स होंगे। एक मोनोमर के पास 6 कार्बन होंगे और दूसरे मोनोमर के पास 10 कार्बन होंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले मैंने 6 लिखा है तो मैं यहां पर लिखता हूं हेक्सा मिथाइलिन, और बाद में मैंने 10 लिखा है, कि बी नंबर पर मैं लिख देता हूं सीबेसिक एसिड। तो अब यहां पर देखते हैं एडीपी एसिड का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। तो पहले मैं आपको यहां पर एडीपिक एसिड बता रहा हूं। ये अपने को पता लग गया कि इसमें 6 कार्बन है और ये डाई फंक्शनल है, डाई कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो COOH और COOH जब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे तो 2 कार्बन तो ऐसे ही आ गए। अब बचे कितने, 4, टोटल हमें 6 ही कार्बन पूरे करने हैं। तो यहां पर CH2 ब्रैकेट में 4 लगाइए और ये हो गया एडीपिक एसिड का। देखिए 4 कार्बन ये और 2 कार्बन ये, 6 कार्बन अपने तैयार हो गए। तो एडीपिक एसिड का फॉर्मूला है कि CH2 4 है और इसके दोनों किनारे में COOH ग्रुप है। लेकिन यदि यहां पर सीबेसिक एसिड की बात करें, सीबेसिक एसिड की बात करें तो यहां पर सीबेसिक में आपको याद रखना होगा कि 10 कार्बन होते हैं टोटल। इसके भी मॉलिक्यूल में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब कि बीच में जो CH2 होंगे इसकी संख्या कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहां पर CH2 8, COOH और यहां पर COOH, ये हो गया सीबेसिक एसिड का फॉर्मूला। अब हेक्सामिथाइलिन डायमाइन,
मिथाइलिन डाइएमाइन। अब यहां पर भी डाइएमाइन है, यानी कि इस बार क्या है कि दो फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन वो एमाइन ग्रुप है, NH2 है। अब हेक्स का मतलब 6 होता है, तो यहां पर उसी तरीके से CH2 6, NH2 यहां पर और NH2 यहां पर। एक चीज की गांठ बांध लीजिए, जब तक कि आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक कोई प्रिपरेशन आप नहीं लिख सकते, कोई रिएक्शन नहीं लिख सकते। तो फर्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर के 3 लेक्चर बनाऊंगा, 3 वीडियो तैयार करूंगा और फर्स्ट लेक्चर में सबों के मोनोमर के बारे में भी बताऊंगा और फॉर्मूला। सेकंड में मैं आपको इसके प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा और थर्ड में मिसलेनियस या यूजेज वगैरह जो होंगे, ये पेपरों में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक होता है कैप्रोलैक्टम, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कैप्रोलैक्टम। तो ये है कैप्रोलैक्टम, पूरा कर लीजिएगा। यहां पर याद रखना है C डबल बॉन्ड O CH2 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 और CH NH2 ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहां पे 6 कार्बन होते हैं। तो ये हमारा कैप्रोलैक्टम। एक मिनट, थोड़ा सा ये ऐसे कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड O 1 2 और ये 3 4 5 6 और यहां पर NH होगा, ये ऐसे होगा। यानी कि इस रिंग में आप देख लें कि कितने NH2 हुए। CH2 हुए 1 2 3 4 5। तो ये याद रखना है कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और यहां पर NH है और इसके बीच में CH2 की संख्या 5 है, ठीक है। तो ये कहलाता है कैप्रोलैक्टम। तो इस तरीके से आपने यहां तक समझ लिया। अब बात करते हैं यहां पर बेकेलाइट। ये जो इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, स्विच या प्लग, ये जनरली बेकेलाइट के बने होते हैं। ये जनरली बेकेलाइट के बने होते हैं। तो बेकेलाइट की जो मोनोमर है यहां पर फिनॉल है और फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल का आपको फॉर्मूला पता है, बेंजीन रिंग, और यहां पर OH, ये हुआ फिनॉल, और फॉर्मल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड O H और H। एक आता है यूरिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। तो यहां पर आपको याद रखना है
उसके बाद रबड़ के मोनोमर। जो रबड़ के मोनोमर होते हैं, तो दो तरह के रबड़ होते हैं, एक होता है नेचुरल रबड़ और एक होता है सिंथेटिक रबड़। जो नेचुरल रबड़ है इसके मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन। जो नेचुरल रबड़ है इसके मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन। और जो सिंथेटिक रबड़ होते हैं तो वो कई तरह के होते हैं। एक होता है नियोप्रीन, बोना एस, बोना एन। तो उसके लिए आप एक चीज याद रखें। चलिए पहले आप इतना याद कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो आपको बताऊंगा।